यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेली टारगेट। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर डे नंबर 35। ठीक है, 35 में आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि डे 10, ठीक है, 20, 30, मतलब इसमें 10 दिन के बाद आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। हम लोग ने पहला कब किया था, 5वें दिन, उसके बाद 10वें दिन, 5 नहीं 5 था, ऐसा कुछ था, याद नहीं मुझे। 5 के बाद आपका 15, ठीक है, 10 दिन बाद 15, 10, 25, 10 दिन, और फिर 10 दिन बाद आपका 35। जो 35 डे होगा उसमें आपका रिवीजन होगा। और अगला जो आएगा 45, उसमें भी आपका रिवीजन होगा। और एक बात और, एक आपका 30वें दिन रिवीजन और दूसरा आपका 60वें दिन रिवीजन होगा। जो सिर्फ 2 ही रिवीजन होंगे, एक तो 30वां हो चुका है, अब 60वां जो होगा वो पूरे टॉपिक हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आज 35 डे का रिवीजन करना है। फिर अगला करेंगे हम लोग 45 डेज़ का। ठीक है, 45 डे जो आएगा उसमें, इसमें हम लोग ने जो 35 डे है उसमें हम लोग करेंगे 26 से 34 तक, 26 से 34 तक, क्योंकि 25 तक तो हम लोग ने रिवीजन था उसका। 26 से स्टार्ट करेंगे और 34 नंबर तक यहाँ पर जो डे है, 34 डेज है, उसके यहाँ पर जितने भी टॉपिक थे वो सब टॉपिक आपको यहाँ से कवर करने हैं। ठीक है, आज मैं क्या करूँगा, आपको जितना भी, अब मैं क्या करूँगा, देखो PDF भी प्रोवाइड करा दिया करूँगा। ठीक है, जैसे कि जब रिवीजन होगा ना, तो मैं एक साथ 10 दिन के पूरे जितने भी 26 से 34 से 26 से 34 34 तक है, तो उसके बीच के में जितने भी यहाँ पर टारगेट थे सबके मैं आपको PDF टेलीग्राम पर दोबारा से प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी हेल्प मैं आपको और कर सकता हूँ। राइट, तो आज मैं इतने सब टॉपिक जो रहेंगे आपको शेयर कर दूंगा। और इसी के नाम पर देखो, जैसे कि डे नंबर 26 में ऐसा करके कुछ दिए होते, जैसे कि प्रमुख हिंदू सुधार आंदोलन, ठीक है, मुस्लिम सुधार आंदोलन, अनसमता में कुछ सुधार हुए थे, ठीक है, और प्रमुख यहाँ पर विधायी इनके कुछ उपाय थे। ये मेन हेडिंग लिखी हुई है, इसके अंतर्गत और भी टॉपिक थे, है ना, याद होगा आपको। मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत और भी टॉपिक, सब टॉपिक थे इसके अंतर्गत और भी सब टॉपिक थे, ऐसे करके और भी होगा। एक तरह से मैंने आपको पूरा फ्रेम बताया है कि 26वें डे में ये सब चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे पूरा दोबारा से शेयर कर दूंगा। और 27वें डे में आपका राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे वो सब यहाँ पे दे रखा है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरण यहाँ पर था, वो यहाँ से देखना है। 27 डे में ये सब यहाँ पर कुछ मैंने उसका स्क्रीनशॉट करके ऐड किया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर गांधीवादी चरण, अन्य महत्वपूर्ण जो विषय हैं, ये सब आपको यहाँ से, सिर्फ मैं आपको एक तरह से दिखा रहा हूँ पिक्चर ये। ठीक है, सब आपको वहाँ से ही करना है, कुछ अलग नहीं है। डे 26 से 34 तक उसी डे से जितने भी यहाँ पर हिस्ट्री के टॉपिक थे, एक एक टॉपिक को आज यहाँ से पहले तो सब पूरे टॉपिक ओपन करना। ओपन करने के बाद आप यहाँ से एक पूरी लिस्ट बनाओ, करीब 1-1.5 घंटे आपको लगेगा, है ना। लिस्ट बना सकते हो या आपके पास अगर टैब है, टैब में ही अपना हाईलाइट कर सकते हो पॉइंट, तो वो सब 1 घंटे के अंदर में आप इनको तो क्या करोगे, लिस्ट करोगे कौन कौन से इसमें टॉपिक आते हैं। जैसे मान लो कि आपको गांधीवादी है, इसमें आपको ये पढ़ा है, ये आता है, ये बताइए। ठीक है, जो जो आपको नहीं डाउट लग रहे हैं उन सबको यहाँ पर एक बार लिख के उनको रिवीजन अच्छे से करो। ठीक है, सबको मत करो, जैसे कि आपको जो जो टॉपिक आपको आते हैं मान लो, है ना, तो उनको छोड़ सकते हो, छोड़ना लेकिन आते हो तो, राइट, वरना एक एक टॉपिक उठा के अच्छे से पढ़, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खोलो, जितना मिनट जो बीच में रिवीजन का था, एक एक टॉपिक उठाओ उसके और पूरा पढ़ते चले जाओ। ठीक है, सिर्फ आज आपको इतना ही रिवीजन करना है। एक मैंने कल आपको और दिया था रिवीजन के लिए हिस्ट्री का, है ना, पूरा, और एक आज रिवीजन पूरा हिस्ट्री का हो गया, तो 2 रिवीजन हिस्ट्री के अच्छे से पूरे हो गए। ठीक है, CSET में ऑलरेडी 2-3 दे चुका हूँ रिवीजन, राइट, तो इतना कवर करना है। और हम लोग जो अगला रिवीजन करेंगे वो हमारा होगा कौन सा, वो होगा इकोनॉमिक का होगा। ठीक है, डे 35 हो गया 45 में, राइट। तो यहाँ से देखो पिक्चर पूरा बना के चलना है। डे 35 है, इसमें हमको रिवीजन को लेकर के पूरे टॉपिक यहाँ से कवर करने, एक एक टॉपिक। ठीक है, हम लोग मेटाबल और अनसेट का भी कर चुके हैं, ऐसे 10-10 दिन में कवर करके। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको यहाँ से देखना है। आगे आते हैं, इसमें आपका डे 26 था, 27 था ये, है ना, और ये 28 में आपको ये देखना है। 28 में जैसे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर के था, है ना, प्रथम चरण से क्या था, 1924 से 34 के बीच क्या था, राइट। इसके आगे और भी हैं, यहाँ से नहीं पढ़ना है आपको, ये मैं आपको एक तरह से पूरा सैम्पल प्रारूप दिखा रहा हूँ कि ये सब आपको यहाँ से पढ़ने, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं 26 से लेकर 34 तक पूरे टारगेट आज शेयर करूँगा, वो सब आपको आज कवर करने हैं। ठीक है, उनमें से सिर्फ आपको हिस्ट्री फॉलो करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, पहला टॉपिक हिस्ट्री होगा। ठीक है, पहला स्लॉट में हिस्ट्री होगा ऊपर, तो सिर्फ हिस्ट्री के पूरे टॉपिक आज आपको कवर करने हैं। ठीक है, ये मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, यहाँ से कुछ कट करके मैंने लगाए हैं चीज़ों को, तो मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। आगे 29 डे में, 29 डे में जैसे कि आपका गांधीवादी युग, है ना, ये सब यहाँ इनकी भारत की वापसी हुई थी, दक्षिण अफ्रीका का क्या प्रारंभ हुआ था, उसमें प्रारंभिक क्षेत्रीय सत्याग्रह को लेकर के गांधी जी की जो जीत थी, वो रॉलेट एक्ट को लेकर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये आपको यहाँ से दे रखा है, तो इतना। और डे 29 हो गया ना। हाँ, अब डे 30 नंबर में क्या करना है। डे 30 में
क्या था 30 में, देखो 30 में इसलिए नहीं है कुछ क्योंकि यहाँ पर ये रिवीजन था हम लोग का डे 30, याद है आपको ना, क्योंकि हमने कहा था ना कि डे 10 मतलब एक हमारा डे रिवीजन होगा, डे जिस दिन हम लोग पढ़ते हैं उस दिन, ये दूसरा 10 दिन में और तीसरा 30 दिन में, तो 30वें दिन वाला रिवीजन डे 30 था, तो इस वजह से ऑलरेडी रिवीजन था ये, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है इस वाले से। और डे 30 में इसका हमसे कुछ भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पूरा रिवीजन था वो, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को हटाना है, माइंड में क्लियरिटी देखो पूरी रखना है कि कब कब मुझे कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करना है, ठीक है, वही मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से ये आपको 30 में कुछ नहीं होगा, 31 में आपको यहाँ से मिलेगा जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के अंतिम चरण था यहाँ पर, राइट, ये सब आप पढ़ोगे, 15 मार्च डेट का था ये, डेट पड़े हुई है इसकी, और इसकी पाकिस्तान की मांग को लेकर अगस्त प्रस्ताव था, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से 31 और आगे आएगा 32, 33 और 34, ये 3 डे मिला के और आपको पूरे कवर करने हैं। शायद एक इसमें इकोनॉमिक का भी डे होगा ना 34 वाला, राइट, तो 34 वाला इकोनॉमिक का छोटा टॉपिक वो भी आप कवर कर लेना, ठीक है। तो देखो इतने टॉपिक आप हिस्ट्री के पूरे लिस्ट कर लो, पूरी लिस्ट बना लो अच्छा सा जितना भी रिवीजन है, ठीक है। रिवीजन 35 वाला ऐसे करके आप कर लो, रिवीजन 25 वाला का पूरा फ्रेम बना के रख लो, है ना, तो वो भी काफ़ी अच्छे एक नोट्स बन जाएगा आपका, राइट। जो टारगेट बनते चलें वो तो अलग हो जाएंगे, लेकिन एक तरह से जो रिवीजन होगा ना वो भी आपके एक अलग एक पैटर्न पूरा अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको देखो करना ही पड़ेगा, है ना, यूपीएससी के लिए, क्योंकि आप देखो यूपीएससी का है एक टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, ठीक है। उसको लेकर के हम लोग ये भी नहीं कि क्वेश्चन चलो 100 क्वेश्चन अभी पूछेगा, 100 क्वेश्चन दूसरे पेपर में पूछेगा, 100 क्वेश्चन पर 500 से 600 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे साल भर के, जितना पढ़ा है आपने उससे लेकर के साल 1.5 साल में जितना पढ़ा है, ठीक है। तो देखो वही हम लोग बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट चीज़ों को पकड़ो, कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इतनी सारी करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो कि करंट में भागते चले जा रहे हो, कुछ भी मिल रहा है उठाओ पढ़ रहे हो, है ना, नहीं, माइंड में सेट करो चीज़ों को कि मुझे 100 क्वेश्चन ही करने हैं। जैसे आपका माइंड में सेट होता है ना कि मुझे 24 मई को पेपर देना है, तो वैसे माइंड में ये भी सेट करो कि 100 ही क्वेश्चन हमको पेपर में आने हैं, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में पूरे हिस्ट्री से नहीं आने, पूरे जियोग्राफी से नहीं आने, पूरे करंट अफेयर्स से नहीं आने, ठीक है। 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बाहर के कहने का मतलब जैसे कि आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन, जैसे कि मान लो गिलहरी से पूछ लिया था ना, गिलहरी कहाँ रहती क्या है ना। एक बार कुकर, प्रेशर कुकर को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। और एक बार क्या था, और जैसे कि जो हम लोग क्या बोलते हैं अगरबत्ती या मोर्टिन जलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है लेमन ग्रास, हाँ लेमन ग्रास कुछ रहता है उसमें, ठीक है। तो वो यहाँ पर उसको लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे करके 10 से 15 क्वेश्चन या तक ऊपर ऊबड़ खाबड़ टाइप में उल्टा सीधा करके मिलते हैं आपको। 10 से 15 नहीं मान सकते तो सिर्फ 10 क्वेश्चन मान लो, क्योंकि इधर उधर के क्वेश्चन वो आपको अगर नहीं आते तो आप छोड़ सकते हो, उनसे मेरिट नहीं गिरनी है। मेरिट उससे गिरती है आप उसके नंबर, आप उस नंबर से फेल होते हो जहाँ पे आपके टॉपिक आते हुए आपके गलत हो जाता है। जैसे कि पॉलिटी है, आपके वहाँ से एक क्वेश्चन ही गलत होना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है तो एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, और ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, साइंस से एक भी नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट से एक भी नहीं गलत, तो ऐसे करके आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये आप पकड़ अच्छी से बनाओ, ठीक है। इन सबको लेकर के हम लोग टारगेट अपना पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे उधर के क्वेश्चन आते हैं तो उधर से जैसे कोई प्रजाति को लेकर के पूछ लेता है, ठीक है। अभी हाथी को एक टाइम पे लेकर क्वेश्चन पूछा था कि हाथी की जो गर्भकाल होता है कितना होता है, वो क्यों पूछा था, क्योंकि कोरोना टाइम पे जो हाथी को यहाँ पर मतलब गड्ढे वड्ढे में गिरा दिया था ना, तो इसको लेकर के न्यूज़ में था काफ़ी। तो उसके बाद से जितने कोचिंग वाले सब ने हाथी का गर्भकाल लिखने लगे, शेर का गर्भकाल लिखने लगे ना कि शायद यूपीएससी पूछ ले। नहीं, यूपीएससी क्या है बताए आपको, मैंने बता चुका हूँ। यूपीएससी ये यूपीएससी है, ये आगे भागता जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कोचिंग वाले आ रहे हैं, कोचिंग वाले ये आ रहे हैं, ये आगे यहाँ पे आ गया, कोचिंग वाले यहाँ पे अटके हैं, अभी यहाँ छोड़ के चला जाएगा, यहाँ पे पेपर दे लेगा 26 में, कोचिंग वाले यहाँ पे आ जाएंगे, 27 को देने लगा तो यहाँ कोचिंग वाले यहाँ पर, मतलब काफ़ी लेट आ रहे हैं वो लोग, है ना। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लेट नहीं आना, हम लोग को इसके साथ साथ चलना है या फिर इससे आगे चलना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो कंटेंट में बताता रहता हूँ एक एक चीज़ें आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। किसी देखो कोचिंग पे मैं किसी कोचिंग की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ कि चलो ये कोचिंग ऐसी नहीं, ठीक है, लेकिन अपने माइंड से सोचनी चीज़ों को, ठीक है। कौन क्या दे रहा है क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, अपने आप से सोचो आप चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि सभी तो यूपीएससी के भाई कोचिंग नहीं करते, है ना। बहुत लोग गाँव से रहते हैं दूर से, तो उनसे मतलब नहीं है। और यूपीएससी भी सबको देख के पेपर बनाता है। यूपीएससी नहीं कि आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली वालों के सबसे पेपर बनाएगा, नहीं, वो एक एक चीज़ लोगों को सोच करके पेपर बनाता है वो। आप गाँव से करो ऐसे करके तो पूरा उसके लिए इक्वल हो, कहीं से भी हो उसके लिए इक्वल हो। जैसे कि गर्ल्स लोग हैं उनके लिए फीस क्या होती है, माफ़ होती है। जितनी तुम गांव से हो तुम्हारी फीस ली जाएगी, तुम शहर से तुम्हारी नहीं ली जाएगी, है ना। तो उसको लेकर के यूपीएससी क्या करता है, पूरा अच्छे से फ्रेम बनाता है कि सब लोगों को यहाँ पर इसमें कवर किया जाए।
ठीक है। तो ध्यान रखना है, अच्छे से चीज़ों को कवर करना है, एक एक चीज़ एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते जाना है। बाकी मैं एक एक टॉपिक आपको लिस्ट कराता जाऊँगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना है। और करंट अफेयर्स की मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड करता जाऊँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो फालतू की करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। पीआईबी से लास्ट ईयर पता है 12 कम से कम 12 क्वेश्चन थे, कम से कम बता रहा हूँ, वैसे तो 15-16 क्वेश्चन थे, मैंने जो मैच किए थे पीआईबी से वो 12 क्वेश्चन थे। और भी आगे देखेंगे ना तो काफ़ी क्वेश्चन निकलते, तो इस वजह से मैं पीआईबी की न्यूज़ अभी काफ़ी कवर करा रहा हूँ कि चलो अगर 10 भी क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो 10 क्वेश्चन आपके ये हो गए। हिस्ट्री से आप करो, चलो अच्छे क्वेश्चन आप कर, कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, अब 10 क्वेश्चन उसके मान लो, ठीक है, 10 आप साइंस के मान लो, 10 ज्योग्राफी के मान लो, 10 एनवायरमेंट के मान लो, 50 क्वेश्चन हो गए, आपके 100 नंबर आ गए, 100 में आप पास हो गए। इतनी सी मेहनत करनी है बस आपको, बस एक्यूरेट जगह पे मेहनत करो, हर जगह मत भागो, ठीक है। तो इतनी बातें आपको मैंने बताई। और देखो इसी टाइप से जैसे कि यहाँ पर डे 31 है ना, 32, 33, 34 ऐसे करके और आगे आएंगे। मैंने 31 तक की थोड़ा सा आपको पैटर्न दिखाया है किस टाइप से आपको मिलेंगे अंदर। बाकी कर भी चुके हो आप, नहीं भी कर चुके हो तो मैं पीडीएफ दूंगा, वहाँ से करोगे, ठीक है। और आज हम लोग करेंगे इसमें एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स का टॉपिक है भारत के श्रम सुधार, सरलीकरण, सुरक्षा और सतत विकास। जो भी श्रम सुधार यहाँ पर थे भारत के, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पर 4 श्रम सुधार थे, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे। देखो टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वो आप पढ़ना, बाकी मैं एमसीक्यूज यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। कल कुछ लोग का डिमांड था कि सर इसका भारतीय जो श्रम सुधार है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, तो मैं करीब 15 क्वेश्चन इससे करा रहा हूँ आज, 15 क्वेश्चन, और आपको मैं टॉपिक भी दे दूँगा, वो टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, राइट। बाकी और को भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे बताया करो, अपना सजेशन दिया करो कि क्या क्या टॉपिक और ऐड करना है, या कुछ टॉपिक आप अगर मेरे से छूट रहा है तो आप बता सकते हो कि ये टॉपिक सर अभी नहीं हुआ, ये टॉपिक आप करा सकते हो। तो मैं अगर मुझे लगेगा कि मैंने नहीं कराया तो मैं कराऊंगा उसको, इंपॉर्टेंट होगा तो, जैसे ये मुझे बताया, ठीक है, तो मैं टॉपिक करा रहा हूँ, है ना। ऐसे करके आप भी अपना सजेशन दे सकते हो, क्योंकि देखो आपके लिए ही सब चल रहा है ना। ये तो नहीं कि आप अब यहाँ से मैंने इनसे पैसे लिए तो सिर्फ उनको ही बताऊंगा, नहीं, ये तो यूट्यूब पे है, सबके लिए पब्लिश है। आप लोग अगर बताओगे तो आप लोग की भी सुनी जाएगी इसमें, है ना। सोचा करो कुछ कि हाँ क्या अगर और टॉपिक होने चाहिए, कि आपके माइंड में कुछ आता तो बताया करो, ये नहीं कि गलत है, क्या गलत होगा क्या सही होगा, ये तो नहीं कि तुमको सोली पलट कर दी जाएगा, नहीं ना। तो समझा करो चीज़ों को, ठीक है। आते हम लोग क्वेश्चन में। नए श्रम सुधार हैं, 4 श्रम संहिताएं, इसको लेकर के कानून था, और यहाँ से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ से इसे बोला भारत के श्रम सुधार समीकरण के संबंध में विचार करना है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 व्यापक संहिताओं में समाहित किया है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि केंद्र सरकार ने वास्तव में 29 पुराने जो केंद्रीय श्रम कानून थे उनको 4 संहिताओं में बदल दिया है। पहला मजदूरी, दूसरा औद्योगिक संबंध, तीसरा सामाजिक सुरक्षा, और चौथा व्यावसायिक सुरक्षा। पहला करेक्ट है। सेकंड, इन सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य केवल संगठित क्षेत्रों के श्रमिक को लाभ पहुंचाना। सेकंड बात गलत होगी, क्योंकि इन सुधारों का उद्देश्य व्यापक होगा, काफ़ी ज़्यादा व्यापक होगा, और ये न केवल संगठित क्षेत्र बल्कि असंगठित जो क्षेत्र होंगे, ठीक है, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होते हैं उनको भी, जैसे गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है, उनके तक लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेकंड गलत होगा। थर्ड, ये सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इन सुधारों का एक बड़ा लक्ष्य होगा और अनुपालन की बोझ को कम करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, ताकि निवेश आकर्षित हो सके। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है मजदूरी संहिता 2019 कोड ऑफ वेजेस के प्रावधानों के बारे में विचार करना है। ये सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिकार सुनिश्चित करती है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से हो। पहला, दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर यह संहिता जाति, धर्म, लिंग व भेदभाव के बिना क्षेत्रों में संगठित असंगठित जो कर्मचारी हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेस और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। पहली बात करेक्ट है। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए फ्लोर वेज निर्धारित करेगी। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार फ्लोर वेज तय करेगी जो श्रमिकों के जीवन को स्तर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित होगी। दोनों बातें करेक्ट हैं। राज्य सरकारें अपनी सुविधानुसार फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी तय कर सकती हैं। सेकेंड बात, तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी तय कर सकती हैं लेकिन फ्लोर वेज से कम नहीं कर सकती हैं। याद रखना है, यदि यहाँ पर राज्य की वर्तमान मजदूरी फ्लोर वेज से अधिक है तो उसे कम नहीं कर सकते हो आप, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत निश्चित अवधि रोजगार के बारे में विचार करना है। ये नियोक्ताओं को सीधे अनुबंध के आधार पर श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है,
क्योंकि निश्चित अवधि रोजगार जो है, फिक्स टर्म जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होता है, इसके तहत कंपनी सीधे अनुबंध पर श्रमिकों को रख सकती हैं, जिससे ठेकेदारों की मध्यस्थता कम हो जाएगी। पहला सही है। सेकंड, निश्चित अवधि वाले श्रमिकों नियमित श्रमिकों के समान ही वेतन भत्ते मिलेंगे। सेकंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर कानून के अनुसार जो निश्चित अवधि वाले श्रमिक होते हैं, काम के घंटे, वेतन और अनवैधानिक लाभ जैसे कि ईपीएफ होते हैं वही मिलेंगे जो एक नियमित कर्मचारी को मिलते हैं। ठीक है, दोनों बातें सही है। तीसरी बात है, इन श्रमिकों को ग्रेच्युटी के लिए 5 वर्ष की निरंतरता सेवा की शर्त पूरी करनी अनिवार्य होगी। तीसरी बात गलत है। समानता ग्रेच्युटी के लिए 5 वर्ष अनिवार्य होती है, लेकिन निश्चित अवधि के रोजगार मामले में यह शर्त हटा दी गई है और उनकी सेवा की अवधि अनुपात ग्रेच्युटी मिलेगी, भले ही अनुबंध 1 साल का हो या उससे कम का क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 टू करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के बारे में विचार करना है। पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। पहली बात। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत के कानून में गिग वर्कर्स उदाहरण के लिए जैसे फ्रीलांसर होते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं जैसे कि डिलीवरी पार्टनर, राइट, उनको मान्यता दी गई है और सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। पहला सही है। ESIC की सुविधा अब स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होगी। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है, क्योंकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है ESIC, इसकी सुविधाओं का विस्तार अब असंगठित क्षेत्रों के लिए बागान मालिकों जो होते हैं, श्रमिक जो होते हैं, उसकी स्वैच्छिक या अनिवार्य आधार पर किया जा सकेगा। एग्रीगेटर जैसे जोमेटो, ओला, इनको सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान देना अनिवार्य होगा। ये बात सही है, गलत है, सोचो। देखो ये बात इसकी करेक्ट है, गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जोमेटो, स्विगी, ओला जैसे जो एग्रीगेटर्स हैं, इनको अपने टर्नओवर का 1 से 2% सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान देना होता है। बात एकदम सही है, तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 1 2 3 डी। आपके देखो कितने क्वेश्चन सही होते हैं, वैसे तो जितने भी सही होते हैं कोई बात नहीं, 2 3 4 5 कितने भी सही होते हैं, नो प्रॉब्लम। आप क्वेश्चन बताया करो कितने भी सही हो रहा है, ठीक है। इसमें ये नहीं डरना है कि मतलब 4 सही हो रहे हैं 15 में तो मैं डर रहा हूँ, नहीं, 4 सही हो रहे तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और अच्छे से प्रैक्टिस करो तो और अच्छे मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कम मार्क्स आते हैं, उस पर बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, जितना भी आते हैं आप बताओ। ठीक है, क्वेश्चन 5 बहुत लोग नहीं बताते, तो कोई आप बताओगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा कि चलो मैंने बताया तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इतनी चीज़ों की ना, तो मार्क्स बताया करो, अच्छा लगता है कि आप बताते हो, है ना, ईमानदारी से चीज़ें पढ़ते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार शर्तें संहिता 2020 के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या प्रावधान है। पहला बोला है, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक की परिभाषा में अब वे श्रमिक भी शामिल हैं जो खुद से एक दूसरे के काम के लिए जाते हैं। पहला सही है, क्योंकि पहले केवल ठेकेदार के माध्यम से आने वाले जो प्रवासी श्रमिक थे उनको ही सुरक्षा मिलती थी। अब यदि कोई श्रमिक खुद से दूसरे राज्य जाकर 18,000 रुपये प्रति माह से कम कमा रहा है तो अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक की श्रेणी में माना जाएगा या आएगा उसमें। पहली बात सही है। प्रवासी श्रमिकों को वर्ष में एक बार अपने घर जाने के लिए यात्रा भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होनी चाहिए और सही भी है। ठीक है, तीसरा, उन्हें एक राशन कार्ड के माध्यम से राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी मिलेगी। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, और स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं भी प्रावधान किए गए। तीनों बातें करेक्ट है। पांचवें का आंसर 1 2 और 3 डी। क्वेश्चन 6, निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता की नई भूमिका के बारे में विचार करना है। इनका कार्य अब केवल उल्लंघन की जांच करना और दंड देना है। छठे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि नई प्रणाली में इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की कोशिश की गई है। अब उनका काम केवल दंड देना नहीं बल्कि सुविधा प्रदाता के रूप में मदद करना भी होगा। पहली बात गलत है। सेकेंड, जिन नियोक्ताओं को कानूनों से बेहतर अनुपालन के लिए मार्गदर्शन सलाह देंगे। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर इनका मुख्य उत्तरदायित्व नियोक्ताओं को कानूनों के अनुपालन के लिए मार्गदर्शन देना और सलाह प्रदान करना होगा ताकि अनजाने में हुई गलतियों में भारी दंड न लगे। सेकेंड सही है। निरीक्षण के लिए अब वेब आधारित और यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई जाएगी। तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि पारदर्शिता लाने के लिए वेब आधारित निरीक्षण और यादृच्छिक चयन की प्रणाली अपनाई गई है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाएगी। 1 गलत है, 2 3 सही है। क्वेश्चन 7 है,
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की छटनी और तालाबंदी नियमों के बारे में विचार करना है। 300 से कम श्रमिक वाले प्रतिष्ठानों में अब छटनी के लिए सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि पहले 100 श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को छटनी या तालाबंदी के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दिया गया है। इसमें उद्योगों को काम बंद करने या विस्तार से करने में लचीलापन मिलेगा। पहला सही है। सेकंड, छटनी से किए गए श्रमिकों के लिए एक कौशल विकास कोष फंड बनाया जाएगा। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, नियोक्ताओं को श्रमिकों के 15 दिनों के वेतन के बराबर राशि इस कोष में देनी होगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नियोक्ताओं को श्रमिकों के लिए अंतिम आहरित वेतन के 15 दिनों के बराबर राशि इस कोष में जमा करनी होगी, ताकि श्रमिक नया कौशल सीखकर रोजगार द्वारा पा सकें। 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं। ठीक। क्वेश्चन 8 है, मजदूरी संहिता 2019 के तहत अवसर प्रावधानों पर विचार करना है। समान अवसर पर यह संहिता समान कार्य के लिए पुरुषों के महिलाओं के बीच वेतन भेदभाव को रोकती है। पहला, 8वें का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड, इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी भेदभाव विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है। ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, जो एक प्रगतिशील कदम होगा। नियुक्ति मामलों में लिंग आधारित भेदभाव को भी प्रतिबंधित किया गया है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि भेदभाव केवल वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो गर्ल्स है, बॉयज है, इसको लेकर के भी यहाँ पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीनों बातें करेक्ट है। 8वें का आंसर 1, 2 और 3 डी। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत मातृत्व लाभ के बारे में विचार करना है। क्रेंच की सुविधा अब 50 या अधिक महिलाओं कर्मचारियों को प्रतिष्ठानों में अनिवार्य होगी। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। जिन प्रतिष्ठानों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहाँ क्रेंच की सुविधा अनिवार्य होगी। क्रेंच मतलब जैसे कि शिशु गृह है ना, ऐसा समझ सकते हो। महिला कर्मचारी की सहमति से उसे घर के काम की अनुमति दी जा सकेगी। सेकंड बात भी सही कर दी, क्योंकि जो यदि कार्य की प्रकृति ऐसी हो कि वह घर से किया जा सकता है, तो नियोक्ता और महिला कर्मचारियों की आपसी सहमति से वर्क फ्रॉम होम विकल्प दिया जा सकेगा। मातृत्व अवकाश की अवधि को घटाकर 12 सप्ताह कर दिया गया है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि मातृत्व अवकाश की अवधि को घटाया नहीं गया, बल्कि यहाँ पर ये 26 सप्ताह ही बनी हुई है, पहले 2 बच्चों के लिए। ठीक है, ओनली 1, 2 करेक्ट है। आंसर 9 का ए। क्वेश्चन 10 है, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत महिलाओं के रात्रि कार्य के संबंध में विचार करना है। महिलाएं अब सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में रात में काम कर सकती हैं। पहला, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नए प्रावधान के अनुसार महिलाएं अब रात की शिफ्ट 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में भी काम करेंगी। सेकेंड, रात में काम करने के लिए महिला की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर रात में काम करने के लिए महिला लिखित स्वैच्छिक सहमति अनिवार्य होगा। उन पर कोई दबाव नहीं डाला सकता कि आप रात में ही यहाँ पर काम करोगे। ठीक है, सही बात है। तीसरा, नियुक्ता को कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि नियोक्ता की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह रात के काम करने वाली महिलाएं होती हैं, उनके लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा, पर्याप्त रोशनी है ना, परिवहन, ये सब व्यवस्था उपलब्ध कराए। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 1, 2 और 3 डी। क्वेश्चन 11 है, संहिताओं में मजदूरी की परिभाषा के मानकीकरण के बारे में विचार करना है। सभी 4 संहिताओं में मजदूरी की एक समान परिभाषा अपनाई गई है। पहला, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि पहले अलग अलग कानूनों में मजदूरी की परिभाषा अलग अलग होती थी, जिसमें भ्रम होता था। अब चारों संहिताओं में एक समान परिभाषा अपनाई गई है। इसमें मूल वेतन, बेसिक पे और महंगाई भत्ता डीए शामिल होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नई परिभाषा के अनुसार मजदूरी में मूल वेतन, बेसिक पे और महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता, ठीक है, ये भी शामिल होता है। तीसरी बात है, भत्तों की सीमा कुल वेतन का 50% तक सीमित कर दी गई है। क्या होगा, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव था, क्योंकि यहाँ पर यदि अन्य भत्तों में जैसे आचार्य, ठीक है, बोनस आदि में कुल राशि वेतन के 50% से अधिक हो जाती है, तो उस अतिरिक्त राशि को भी मजदूरी का हिस्सा माना जाएगा। इससे श्रमिकों के ईपीएफ और ग्रेच्युटी में योगदान में काफ़ी वृद्धि होगी। ठीक है, 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं डी। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में ट्रेड यूनियन के मान्यताओं पर विचार करना है। 51% या उससे अधिक सदस्यता वाली यूनियन को एकमात्र नेगोशिएटिव यूनियन का दर्जा मिलेगा। पहला, 12वें का क्या होगा, पहला
करेक्ट है, ठीक है, और उसे एकमात्र नेगोशिएटिव यूनियन के रूप में मान्यता मिलेगी। सेकेंड बात है, यदि किसी यूनियन के पास बहुमत नहीं है और 20% सदस्यता वाली यूनियन के नेगोशिएटिव काउंसिल बनाई जाएगी। सेकेंड भी सही, क्योंकि यहाँ पर यदि किसी यूनियन के पास 51% बहुमत नहीं है तो उस सभी यूनियन को मिलाकर एक नेगोशिएटिव काउंसिल बनाई जाएगी जिसके पास कम से कम 20% सदस्यता है। तीसरा, ट्रेड यूनियन का पंजीकरण अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सुधारों के तहत पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करने के लिए ट्रेड यूनियन को पंजीकरण के रिटर्न की प्रक्रिया डिजिटल कर दिया गया है। बस सही है, 1 2 3 सभी करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 13 है, नए श्रम सुधार के तहत अनुपादन सरलीकरण के बारे में विचार करना है। अब नियोक्ताओं को केवल एक ही पंजीकरण और एक ही लाइसेंस लेना होगा। पहला 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन की दिशा में बढ़ते हुए अब कई अलग अलग पंजीकरण के बजाय एक ही एकीकृत पंजीकरण की व्यवस्था होगी। सेकेंड बात है, रिटर्न दाखिल करने के लिए एक साझा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उपलब्ध होगा। सेकेंड बात 13 का यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि नियोक्ताओं के लिए अनुपादन आसान बनाने हेतु साझा इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर्म की सुविधा दी गई है। 29 कानून के स्थान पर 4 संहिताएं नियमों का पालन करना होगा। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि 29 यहाँ पर जटिल कानून के स्थान पर केवल 4 संहिताओं के नियमों का पालन करना होगा और उद्योगों के लिए परिचालन लागत को कम करेगा। ठीक है, 1 2 3 सभी करेक्ट है। एक एक बातों को आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, ये पूरा पीडीएफ आपको सेव करके रखना है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जो चेंज हुआ है ना रूल, वो सब यहाँ पर मैंने 15 क्वेश्चन में ऐड कर दिए बना के, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, अपराधों समझौते के प्रावधान पर विचार करना है। उन अपराधों का समझौता किया जा सकता है जिनमें केवल जुर्माने का प्रावधान है या 1 वर्ष तक की सजा है। पहला 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है इसके लिए उन अपराधों में समझौते की अनुमति दी गई है जिनमें केवल जुर्माना या सजा की अवधि 1 वर्ष से कम हो। सही बात है। समझौता करने के लिए या करने के बाद नियोक्ताओं के कानूनी मुकदमे से राहत मिल सकती है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि समझौता होने पर जो नियोक्ता होते हैं, ठीक है, निर्धारित राशि का भुगतान करके कानूनी मुकदमेबाजी से बच सकता है। तीसरा, एक ही अपराध दोबारा करने पर समझौता लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई नियोक्ता 3 वर्ष के भीतर वही अपराध दोबारा करता है ना, या दोहराता है, तो उसे समझौते का लाभ नहीं मिलेगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1 2 3 डी। लास्ट क्वेश्चन होगा 15, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता के तहत कारखाने की परिभाषा में आए बदलाव के बारे में विचार करना है। देखते हैं 15 नंबर में। 15 है, व्यावसायिक सुरक्षा कारखाने की परिभाषा में आए बदलाव में बिजली के उपयोग वाली इकाइयों के लिए सीमा 10 से बढ़ाकर 20 श्रमिक कर दी गई है। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बिजली का उपयोग करने वाली निर्माण इकाइयों के लिए सीमा 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। बिना बिजली वाली इकाइयों की सीमा 20 से बढ़ाकर 40 श्रमिक कर दी गई है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इस बदलाव का उद्देश्य छोटे उद्यमों को इंस्पेक्टर राज से मुक्त कराना होगा। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यही है, सूक्ष्म और लघु उद्योग को इंस्पेक्टर राज के कठिन कानूनी औपचारिकताओं से मुक्त कराना और जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से भी करेक्ट हैं। राइट, अच्छे से पॉइंट यहाँ पर एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है और पूरे जो रूल मैंने बताया यहाँ पर 15 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे कवर करने। साथ में आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा इसका, ठीक है, इसका पीडीएफ दूंगा ये क्वेश्चन का, और इसका जो व्याख्या के साथ पूरा पीडीएफ जो रहेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन की व्याख्या नहीं, इसके यहाँ पर जो पूरा जो 4 यहाँ पर कानून थे ये, है ना, उनको लेकर के पूरे व्याख्या के साथ पूरा पीडीएफ में दे दूंगा आपको, वो भी आप रीड करोगे और ये क्वेश्चन भी करो सॉल्व। ठीक है, तो आपको यहाँ से उसके अगर क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, और श्रम सुधार का ये सेट भारत को एक वैश्विक जो विनिर्माण है ना उसको बनाने के लक्ष्य से प्रेरित होता है, जहाँ एक तरफ उद्योग को लचीलापन दिया गया और दूसरी तरफ क्या होता है, जो मजदूरी है ना उसकी परिभाषा को लेकर माध्यम से श्रमिक को दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान की गई। तो इससे करके यहाँ पर ये बनाया गया है। राइट, तो इस टाइप से यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन पूरे हो गए, और जो आज मैंने टॉपिक आपको दिया वो टॉपिक आपको अच्छे से पूरे कवर करना है। आज टॉपिक मतलब जो जितने भी दे चुका हूँ पहले मैं रिवीजन वाला, वो रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना अच्छे से करना है कि एक भी क्वेश्चन अगर आएगा ना, क्वेश्चन तो आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ऐसा पढ़ना है, एक एक चीज़ आपको जाकर कवर करनी है, कितना डीप में जाके पढ़ना है। ठीक है, जो चीज़ नहीं मिलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज रिवीजन में जो आपको नहीं मिलेगा टॉपिक, मुझे आप मैसेज करना। ठीक है, मैं आज रिवीजन का टॉपिक आज आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जो यहाँ पे टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं लिस्ट बना के शेयर करना, मैं एक टॉपिक को शेयर कर दूंगा। राइट, बट अच्छे से पढ़ो। देखो लास्ट टाइम पे ना यहाँ पे 2 से 3 लोगों ने मेंस दिया था यूपीएससी का,
जो टारगेट से थे, टारगेट उन्होंने बताया भी था, मैं आपको मैसेज भी दिखाऊंगा, उनके मैसेज भी हैं। अभी एक लड़की है, क्या नाम है इसका, पूजा कुछ करके नाम है, ठीक है, और झारखंड में भी डीएसपी बनी है वो। उसने मुझे पर्सनली मैसेज किया था, कॉल भी किया था कि सर मैं ये हूँ, बताया नहीं मुझे कौन हूँ सर, मैं मतलब ऐसे करके मजाक में कि सर ये मैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा बात होती रही, फिर भी नहीं मैं पहचान पाया। मैंने बोला मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता आप कौन हूँ। उसके बाद बोली सर मैं ये हूँ, है ना, तब इतना। तो देखो ऐसे करो प्रिपरेशन की। आपका अगर जैसे यूपीएससी दे रहे हो, चलो इसमें कुछ अगर रह जाता है तो स्टेट पीसीएस निकालो अपना, इतना अच्छे रैंक से निकालो कि आपको डीएसपी और एसडीएम जैसी पोस्ट मिले, है ना। तो अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। बाकी एंड करते हैं से इसको, कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछोगे। और बाकी और क्या, जो कुछ टॉपिक नहीं मिलेंगे तो मुझे बताना, है ना। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।